सो हेलो बच्चों। हम जो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है साइंस 1 का, जिसका नाम है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा ये चैप्टर पहले ही स्टार्ट करने का एम ये है क्योंकि इसका बेसिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो ये बहुत ईजी होगा आपको समझाना है, इसलिए प्लीज़ ध्यान देंगे। बेटा हिंदी मीडियम वालों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें, लेकिन सिर्फ इतना है कि मैं जो भी इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको हिंदी में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके दूंगा, तो आपका काम है कि उसको पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे सभी। तो सबसे पहले मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा, वो है डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट करने के पहले बेटा मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझा के देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप समझ लेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है ये देखिए। चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान देंगे सभी। ये देखेंगे, ये देखिए मैं पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा हूँ, ये देखेंगे, ये देखिए ये लाइन पढ़ रहा हूँ। मटेरियल, मटेरियल चाहिए आपको ग्लास। ग्लास मतलब जिसको हम गिलास बोलते हैं हिंदी में, वो ग्लास है ना, कांच नहीं, एक ग्लास लेना है, वो भी कांच का ग्लास लेना है जिससे आर पार हम देख सकते हैं। वो रसना जिसमें पीते हो ना, रसना या जूस जो है, तो वो ग्लास चाहिए हमें। उसके बाद 5 रुपये का कॉइन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? 5 रुपये का कॉइन चाहिए। उसके बाद हमें पेंसिल चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेटालिक वेसल चाहिए। मेटालिक वेसल का मतलब होता है धातु से बना हुआ मेटल चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे आपको क्या बोला है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 का मतलब ये जो कृति 1 है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है पहला, ये ध्यान देंगे बेटा सभी। आपको बोल रहा है टेक अ ट्रांस, ये देखिए, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर। आप एक पारदर्शक ग्लास लो। पारदर्शक ग्लास का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो आपको बोल रहा है टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर। फिल इट विथ वाटर का मतलब होता है कि उसे आप पानी से भरिए। तो आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए और आप उसे पानी से भरिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं डीप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, डीप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली इन वाटर एंड ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इन वाटर। इसका मतलब पेंसिल का कुछ हिस्सा, आप सबसे पहले खड़ी पेंसिल ले। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो पेंसिल लिया हुआ ये खड़ी पेंसिल है। तो खड़ी पेंसिल का कुछ हिस्सा बोलते पानी में डुबाइए, और पानी में डुबाने के बाद ये जो डूबा हुआ हिस्सा है, ये देखिए, ये जो डूबा हुआ हिस्सा है, आपको बोल रहा है ये डूबे हुए हिस्से की मोटाई निकालो आप। मतलब ये जो डूबा हुआ हिस्सा है इसकी मोटाई, इसका मतलब इसकी थिकनेस निकालो। बोल रहा है क्या निकालो? इसकी थिकनेस। तो सबको पता है थिकनेस यानी बेटा मोटाई होता है, तो मतलब आप इसकी मोटाई ऑब्जर्व करो। बोलते हैं कि जो हिस्सा आपने पानी के अंदर डुबाया पेंसिल का, जब आपने खड़ी पेंसिल लिए और खड़ी पेंसिल को जब आप पानी में डीप करते हो, पानी में डुबाते हो, तो आपको बोल रहा है कि उसकी मोटाई क्या होगी, ये आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइन टू वाटर। अब क्या करो आप, ये देखो आपको सेकंड डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखिए। आपको बोल रहा है अभी पेंसिल को आप ऐसे इंक्लाइन रखो। इंक्लाइन यानी तिरछा होता है, तो अभी आप पेंसिल को इंक्लाइन रखो यानी तिरछा रखो। तो नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइन टू वाटर सरफेस एंड ऑब्जर्व इट्स थिकनेस। और तब बाद में आप देखो कि पानी के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, उसकी थिकनेस क्या हो रही है और क्या हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या समझता है ये ध्यान दो सभी, सभी ध्यान दो। इन बोथ द केसेस, समझ लो, इन बोथ द केसेस, ये देखिए मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, ये समझ लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, इन बोथ द केसेस द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर अपियर्स टू बी थिकर देन द पोर्शन अबव वाटर। इसका मतलब दोनों केसेस में हमको ये समझ में आता है कि जितना पोर्शन जो है वो पानी के अंदर है वो थोड़ा सा जाड़ा दिख रहा है, थिकर यानी जाड़ा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, जितना पानी के ऊपर वाली पेंसिल का हिस्सा है उससे ज़्यादा। मतलब जितना पोर्शन पानी के अंदर है, जितना पोर्शन पानी के अंदर है पेंसिल का, वो थोड़ा सा थिकर दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन में जितना पानी के बाहर ये हवा में पोर्शन है। कहाँ पे पोर्शन है? हवा में। हवा यानी एयर होता है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? और दूसरा, इन सेकेंड केसेस द पेंसिल्स अपीयर टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और सेकेंड केस में आपको लग रहा है कि ये देखो यहाँ से पेंसिल ना टूटी हुई है, ऐसा दिख रहा है। देखो सीधी नहीं दिख रही है, देखो थोड़ा सा यहाँ से बेंड दिख रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ से थोड़ा सा बेंड। इसका मतलब आपको सेकेंड केस में दिख रहा है ये पेंसिल टूटी हुई है। तो ये क्यों होगा ये आपको पूछा है, तो मैं आपको बेटा आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। तो पता है बेटा ये क्यों होता है? बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ बेटा लाइट का। लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ मतलब लाइट का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। क्योंकि देखो हवा और पानी दोनों अलग अलग चीज़ है।
आपको मैं बोलूँगा हवा में दौड़िए या हवा में साइकिल चलाओ तो आप अलग स्पीड रहेंगी आपकी। यही आपको मैं बोलूँगा कि आप पानी में साइकिल चलाओ तो शायद आपकी स्पीड कम हो जाएंगी। वैसे ही लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेटा इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसके प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज, मतलब उसके जाने की डायरेक्शन चेंज होती है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, आगे पढ़ने ही वाला हूँ मैं आंसर, उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैं बोलूँगा पहले पेंसिल हवा में थी, ये देखो, उस मतलब उसका माध्यम हवा था। उसके बाद वो चली गई पानी में, मतलब उसका मीडियम चेंज हो गया। तो वो एयर टू वाटर चली गई, मतलब उसका मीडियम चेंज हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि उसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश का अपवर्तन हुआ बेटा, या प्रकाश का वर्तन हुआ। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। ये देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट, कीप, ये देखिए एक्टिविटी सेकंड करके नाम है उसका। ठीक है। कीप अ 5 रुपी कॉइन इन मेटेलिक वेसल। आपको बोल रहा है कि 5 रुपए का कॉइन लो इन अ मेटेलिक वेसल में। बेटा मेटेलिक वेसल यानी सबको पता है, तो कीप अ 5 रुपी कॉइन इन अ मेटेलिक वेसल। ये जो मेटेलिक वेसल है बेटा, इस मेटेलिक वेसल में 5 रुपए का कॉइन लो बोल रहा है। ये देखो मैंने लिया 5 रुपए का कॉइन। उसके बाद स्लोली बोल रहा है गो अवे फ्रॉम द वेसल। आपने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया, धातु से बना हुआ बर्तन लिया। मेटालिक वेसल मतलब धातु से बना हुआ बर्तन लिया। अब ये जो आपने धातु से बना हुआ बर्तन लिया उसमें डाला 5 रुपए का सिक्का। फिर सेकंड पॉइंट देखो क्या है, क्या बोल रहा है, स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल। आप धीरे धीरे वेसल से दूर चले जाओ। गो अवे फ्रॉम द वेसल मतलब धीरे धीरे वेसल से दूर चले जाओ। स्टॉप एट द प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर। और याद रखो कि आप जैसे धीरे धीरे दूर जाओगे तो आप वो कॉइन को देखते रहो और धीरे धीरे दूर जाते रहो। आपने क्या किया, सबसे पहले एक पतीला लिया, मतलब एक बर्तन लिया मेटल का। उसके बाद आपने उसमें 5 रुपए का सिक्का लिया। उसके बाद वो सिक्के को देखते देखते आप थोड़ा सा दूर जाते गए, थोड़ा सा दूर चले गए। तो आपको कह रहा है स्टॉप एट द प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर। एक समय ऐसा आएगा कि आप जब दूर जाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा बेटा कि वो जो सिक्का है वो गायब हो जाएगा। सिक्का जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब बोल रहा है चौथा पॉइंट देखेंगे, कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइन। आप अभी भी सिक्के की तरफ देखते ही चलो। आस्क अ फ्रेंड टू स्लोली फिल वाटर इन द वेसल। आप अपने दोस्त को बोलो कि धीरे धीरे ये जो बर्तन है, धीरे धीरे ये जो बर्तन है इसमें पानी डाले। पहले पानी नहीं था बेटा, अभी क्या डाले इसमें, पानी डाले। यू विल बी एबल टू सी द कॉइन वंस लेवल ऑफ वाटर रीचेस सर्टेन हाइट। इसका मतलब एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद, जैसे ही पानी की हाइट एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ जाएंगी, सर्टेन हाइट मतलब निश्चित ऊंचाई पर, तो आपको वो सिक्का फिर से दिखने लगेगा। पहले आप उसको देखते देखते दूर हट गए, एक समय ऐसा है कि आपको सिक्का दिखा ही नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी डालने के बाद वो आपको दिखाई देगा। तो वाई डज इट हैपन। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कभी भी नोट करना, एक गहरा टाका लीजिए। अभी तो भी हमारे इधर टंकियाँ होती है, लेकिन पहले टाके हुआ करते थे। तो उन टाकों में आप कोई भी वस्तु गिरी होंगी ना, तो आप जब हाथ डालते हो तो हाथ डालने के पहले वो थोड़ा ऊपर दिखता है, लेकिन जब आपको हाथ डाल के उसको जब निकालने वाले रहते हो तो आपको वो बाद में समझ में आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ होगा, तो हम बोलेंगे आंसर में कि इन बोथ द केसेस, ये देखिए मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इन बोथ द एक्टिविटीज़, मतलब दोनों एक्टिविटीज़ में, आर क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वाइल कमिंग आउट ऑफ द वाटर। इसका मतलब जब पानी से बाहर कोई वस्तु जाती है तो बेटा क्या होता है, पानी के बाहर जाने के बाद उसकी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब जाने की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, मतलब दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब क्या, इससे क्या समझा, इसका मतलब ये है, ये देखिए मैं यहाँ पे ये थर्ड लाइन पढ़ रहा हूँ, क्या है, एज लाइट रेज ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू एयर। जैसे ही लाइट रेज पानी से हवा में गई, पानी से हवा में या हवा से पानी में, बात तो एक ही है। ये देखो पहले ये हवा में थी, अब पानी में गई, उल्टा बोलो, पहले ये पानी में थी फिर हवा में गई। मतलब क्या, जब लाइट रेज, ये देखो जब लाइट रेज, ठीक है, क्या हुआ, लाइट रेज, as the light rays travel obliquely from water to air they bend away from the normal। वो नॉर्मल से झुक गई बेटा। अब ये नॉर्मल यानी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझ लो कैसा होता है। मैं रफ बता देता हूँ। यहाँ देखो ये एक मीडियम है, ऊपर वाले को मैं एयर मीडियम बोलता हूँ, नीचे वाले को ग्लास मीडियम बोलता हूँ। ये लाइन आएंगी तो हमारा काम है, ये देखिए ये लाइन आएंगी तो हमको लगता है कि जब ये हवा से लाइन आ रही है तो जब ये पानी में जाएंगी तो ये ऐसी ही जाएंगी, सीधी सीधी, बराबर। बट बेटा ये ऐसी नहीं जाती है। कैसा होता है कि लाइट रेज जब हवा से ऐसे है तो ये थोड़ी सी झुक जाती है, ऐसे ऐसे इधर झुकेंगी। मतलब क्या, ये लाइट रेज ऐसे आई
और ये इधर झुक गई तो इसको नॉर्मल कहते हैं। ये जो दिख रही है ना बीच की लाइन 90 डिग्री वाली, इसे नॉर्मल। तो दो मीडियम के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे कहते हैं क्या, नॉर्मल कहते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि इसमें क्या दिख रहा है कि क्या, एज द लाइट रेज ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू एयर, जैसे ही प्रकाश की किरण पानी से हवा में गई, दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर झुक गई। बेंड हो गई मतलब क्या हो गई, झुक गई। तो हम आंसर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन व्हेन गोइंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब जब प्रकाश किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये देखो ये लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं, ये ध्यान देंगे, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। कि ये देखो ये वाला पोर्शन पढ़ रहा हूँ मैं, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, प्रकाश अपनी दिशा को बदलता है, ठीक है, ऑफ प्रोपोगेशन, जाने की, व्हेन गोइंग ऑब्लिकली, जब ये तिरछा जाता है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब वह एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करता है तब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो है चैप्टर का नाम। कि प्रकाश जब किसी, समझ लो, प्रकाश जब किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, और इसे ही कहते हैं हम क्या बेटा, हम इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, प्रकाश अपनी दिशा को बदल देता है, वैन गोइंग ऑब्लिकली, जब वो तिरछा जाता है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसे, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन या वर्तन कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी मैंने आपको ये ब्लैक लेटर में पढ़ा दिया, क्या बताया कि लाइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन चेंज होने की गतिविधि मतलब प्रक्रिया, व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, जब लाइट कैसे जाता है, एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखो क्या कहते हैं उसे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश जब किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करता है तो उसकी दिशा बदलती है, और इसे ही प्रकाश का अपवर्तन या वर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। Why is there a change in the direction of propagation of light when it passes obliquely from transparent medium, one transparent medium to another? आपको बोल रहा है why is there a change in direction of propagation of light when it passes obliquely from one transparent medium to another transparent medium? अच्छा, ये बात तो आपने पूछा ही नहीं कि सर ये देखिए लाइट ऐसे आया लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज किया, ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था बट ऐसा, तो क्यों किया इसने, क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे हवा से पानी में, पानी से हवा में, हवा से कांच में, कांच से हवा में, तो क्यों ये अपनी दिशा बदलता है। तो आंसर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। हर मीडियम की अपनी स्पीड होती है बेटा, वेलोसिटी यानी स्पीड होता है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, इसका मतलब अलग अलग माध्यम का वेग अलग अलग होता है। Therefore, hence there is change in direction of propagation of light when it passes obliquely from one transparent medium to another. इसलिए उसके जाने की जो दिशा है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी कैसे होती है, अलग। मैं सिंपल बताता हूँ, साइकिल से जाओगे आप हवा में तो अलग स्पीड, मैं बोलूँगा साइकिल पानी से लेके जाओ तो उतनी स्पीड में रहेंगी क्या, नहीं। इसका मतलब हर मीडियम में, पानी में आपकी स्पीड अलग है, हवा में आपकी स्पीड अलग है, इसका मतलब हर मीडियम में, हर माध्यम में जो लाइट है उसकी भी स्पीड कैसी होती है, अलग। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये देखो मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा, सभी ध्यान देंगे अच्छे से, ये आंसर पढ़ रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब हवा है, पानी है, कांच है, तो हर माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा होता है, अलग अलग होता है, इसलिए उसकी डायरेक्शन, प्रकाश की डायरेक्शन, प्रकाश के जाने की डायरेक्शन भी कैसी होती है, अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। अब मैं आपको एक एक्टिविटी पढ़ाऊंगा जो आप अच्छे से ध्यान देंगे, तो प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देंगे। कीप अ ग्लास स्लैब ऑन अ ब्लैंक पेपर। आपको बोल रहा है कि आप एक ग्लास स्लैब लो। ग्लास स्लैब मतलब क्या होता है बेटा, ग्लास स्लैब का मतलब होता है कि एक कांच लो, कांच का जो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप ऑफिसेस वगैरह में जाते हो तो वो टेबल के ऊपर कांच रखा होता है, टेबल कवर लगा रहता है टेबल के ऊपर और फिर कांच लगा रहता है ऐसे चौकोन वाला, मतलब आयत के आकार का। तो आपको क्या बोल रहा है पहला कि कीप अ ग्लास स्लैब ऑन अ ब्लैंक पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन पी क्यू आर एस एज शोन इन फिगर। फिगर मतलब ये देखो डायग्राम, आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये डायग्राम है, आपको बोल रहा है
कि ये जो डायग्राम है पी क्यू, सबसे पहले आपने ये देखो ये पी क्यू आर एस, ये देखो पी क्यू आर एस इस शेप का कांच रखा और फिर इसके आउटलाइन ऐसे ड्रॉ किए जिसका नाम क्या दिया, पी क्यू आर एस। क्या नाम दिया, पी क्यू आर एस। तो चलो ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि आपने एक कांच का छड़ लिया जो कि आयत के शेप का था और उसको आपने एक टेबल के ऊपर रखा और उसको नाम दिया पी क्यू आर एस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन साइड ऑफ पी क्यू सो दैट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट एन। दोबारा पढ़ता हूँ, ड्रॉ एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन साइड ऑफ पी क्यू सो दैट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट एन। ठीक है। पियर्स टू पिंस वर्टिकली एट टू पॉइंट ए एंड बी अलॉन्ग द लाइन। अब मैं इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से सभी ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है समझ लो सभी। सबको पता है कि आपने एक वाइट कागज़ लिया, वो जो वाइट कागज़ था आपने उस वाइट कागज़ के ऊपर कांच रखा पी क्यू आर एस शेप का और नाम भी दे दिया पी क्यू आर एस। अब ये जो पी क्यू नाम की साइड है, ये देखो ये पी क्यू नाम की साइड है, तो ये जो पी क्यू नाम की साइड है उस पर आप, ठीक है, एक तिरछा साइड खींचो, बोलते ए बी, जो एन को काट के चले, एन को इंटरसेक्ट करे। ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस शेप है इसमें पी क्यू के साइड में एक इंक्लाइंड लाइन खींचो, इंक्लाइंड साइड खींचो जो एन पे काटे पी क्यू को। मतलब ये देखो ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल पढ़ते हैं, देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसको नॉर्मल। तो पी क्यू साइड की तरफ आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि ये जो पी क्यू साइड है इस पी क्यू साइड की तरफ ए बी नाम की एक इंक्लाइंड लाइन खींचो जो पी क्यू को एन पे काटे और यहाँ पे दो पिन पेयर्स करो, बोलते मतलब दो पिन गाड़ो वर्टिकली ऐसे खड़े में, जिसका नाम ए और बी है। तो देखो ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना ए और बी, ये देखो वहाँ पे आपको डॉट दिख रहे होंगे, मतलब आपने दो पिन लगाए जिसका नाम क्या है, ए और बी, ऐसा बोल रहा है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि आप बोलोगे कि जो पी क्यू नाम की भुजा है, ये जो पी क्यू नाम की भुजा है, इस पी क्यू नाम की भुजा की ओर एक तिरछी भुजा खींचो ए बी जो कि पी क्यू को एन पे प्रतिच्छेदित करे और ये जो भुजा आपने खींचा उस पर दो पिन गाड़ो ए और बी खड़े में, मतलब ऊर्ध्वाधर में। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, लुक एट द पिंस ए एंड बी फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्लैब एंड पियर सी एंड डी वर्टिकली सो दैट द इमेज ऑफ ए एंड बी आर इन द लाइन ऑफ सी एंड डी। ये एक्सपेरिमेंट बेटा एक्सपेरिमेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने एंड पे अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको क्या बोल रहा है कि देखो आपने ए और बी दो पिन गाड़े, अब क्या करो, ये जो कांच है आपने अभी तक हटाया नहीं और कांच का जो अपोजिट साइड है, सबको पता है ये जो पी क्यू साइड है उसके साइड में आपने ए बी खींचा। अब बोल रहा है कांच का जो दूसरा साइड है एस आर, वहाँ से नीचे से देखो और नीचे से ऐसा देखो कि ए बी आपको दिखना चाहिए और ए बी जहाँ आपको सीधे में दिख रहा है वहाँ से ऐसे सीधा कांच से देखते देखते आप दो पॉइंट इधर गाड़ो पिन सी और डी, उसके सीधे में, किसके सीधे में, ए और बी के, लेकिन हाँ अभी भी ये कांच उसके ऊपर है। तो ये सी डी, ये देखो एस आर साइड से, कौन सी साइड से बोला मैंने, एस आर साइड से आप ए और बी पिन को ऐसा दिखो कि ये आपके सीधे में दिखे और जहाँ आपको सीधे में दिख रहा है वहाँ पे सी और डी ऐसे दो पिन का आप क्या दो, नाम दो। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, चौथा, नाउ रिमूव द चिप एंड द पिंस एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू सी एंड डी। ठीक है, एंड सो दैट इट इंटरसेक्ट एस आर एट एम। देखो वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप क्या करो बोल रहा है, अब बोल रहा है आपको कि सब चिप यानी ग्लास कांच ही से बेटा वो, अब बोल रहा है कांच भी हटा दो और वो जो पिन्स है जो आपने यहाँ गाड़े, ये देखो आपने यहाँ पे पिन लगाए सी और डी, वो भी हटा दो बोल रहा है। और वो हटाने के बाद, कांच हटाने के बाद आप क्या करो बोल रहा है कि सी और डी से जाने वाली एक लाइन खींचो जो एस आर को एम पे काटे। जैसे ये देखो ए बी नाम की जो लाइन थी उसने पी क्यू को यहाँ काटा था, वैसे एस आर ने, दिख रहा है ये जो एस आर है इसने इसको यहाँ पे काटा, दिख रहा है। ये जो एस आर है उसको सी डी ने कौन से पॉइंट पे काटा, एम पॉइंट पे काटा। तो आपने क्या किया, पिंस हटा दिए, पिंस हटाने के बाद यहाँ से एक सीधी लाइन खींचे जिसने एस आर को एम पे काटा, दिख रहा है, ये इंटरसेक्ट किया। अब आगे, अब आपको एक्सपेरिमेंट बताना है कि आपको जॉइन पॉइंट एम एन एन, आपको बोल रहा है एम और एन को ज्वाइन करो। ये देखो आपको बोल रहा है एम और एन को ज्वाइन करो। कहाँ है एम और एन, ये देखो ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है, ये आपने ज्वाइन किया, एम दिख रहा है, तो एम एन ज्वाइन करो बोल रहा है। और बोल रहा है एंड ऑब्जर्व द इंसिडेंट रे ए एन एंड एमरजेंट रे एम डी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बारे में। ये देखो ये सबसे पहले रेज आई थी ना लाइट की, तो ये देखो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, आपाती किरण, आपाती किरण। फिर ये लाइट रेज अंदर गई कांच के, ये हो गई
रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण। इसको क्यों अपवर्तित किरण कहा? इसको अपवर्तित किरण इसलिए कहा क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गई बेटा। क्या हो गई? ये रिफ्रैक्ट। इसको क्या बोला? इंसिडेंट रे। समझ लो, ये ए बी वाली इंसिडेंट रे है। ये जो है ये आर पार गई मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे है। फिर ये और बाहर निकली, इसको कहते हैं बेटा एमर्जेंट रे, यानी निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। एक्टिविटी में आता है बेटा ये क्वेश्चन कि डायग्राम आती है और आपको बोलता है कि बताओ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे के नाम बताओ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ए एन जो है वो इंसिडेंट रे है, आपाती किरण है क्योंकि ये आई। उसके बाद जो एन एम है ये देखो, ये एन एम रिफ्रैक्टेड रे है और एम डी एमर्जेंट रे है। अब मुझे बताओ ये जो लाइन आई ए एन, आपाती किरण जिसको बोला मैंने, इंसिडेंट यानी आने वाली किरण, इसने एक एंगल बनाई एन के साथ, दिख रहा है? इसने ये एन के साथ एक एंगल बनाई जिसको आई बोला गया है। तो इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है बेटा आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण कहते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद नोट करो, ये जो लाइन रिफ्रैक्ट हुई मतलब अपवर्तित हुई, इसने भी एन के साथ एंगल बनाया आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखो आर क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये होता है एमर्जेंट एंगल। क्या होता है? एमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, इसका आंसर ही पढ़ते हैं, समझ लेंगे। तो ये देखिए क्या बोला है, द फर्स्ट, ये देखो मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, ये देखिए पहली लाइन, द फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रेज एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर एट एन ऑन साइड पी क्यू। पहला रिफ्रैक्शन हुआ बोलते तब जब लाइट रेस ग्लास में आई एयर से एन की तरफ, मतलब देखो पी क्यू साइड से एन पॉइंट पर। सही तो बात है। पहला अपवर्तन मतलब पहला लाइट रेज आर पर गई। पहले लाइट रेज कहाँ थी? एयर में थी, हवा में थी, और अभी ग्लास में। तो पहला अपवर्तन कब हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब हुआ? जब लाइट रेज एयर से ए एन आई और फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। और डायरेक्शन चेंज करने को ही तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब प्रकाश का वर्तन कहते हैं। इसका मतलब क्या? द फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रेज एंटर्स द ग्लास फ्रॉम एयर एट एन ऑन साइड पी क्यू। मतलब पहला रिफ्रैक्शन तब हुआ जब लाइट रेज आई तो एयर से, लेकिन उसने पी क्यू को एन साइड से रिफ्रैक्ट करके अंदर चली गई, ठीक है। उसके बाद द सेकेंड रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट एंटर्स एयर थ्रू ग्लास एट पॉइंट एम ऑन साइड एस आर। दूसरा अपवर्तन हुआ बोलते हैं यहाँ पे, दिख भी तो रहा है बेटा, दूसरा अपवर्तन ये यहाँ पर हुआ। कैसे? देखो सबसे पहले हवा में थी, फिर ये कांच में आई, मतलब पहली बार हुआ। फिर दूसरी बार देखेंगे तो ये देखिए अब ये यहाँ से पहले ग्लास में है, ये देखो ये ग्लास में, और फिर ये बाहर है। मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ जब लाइट रेज आई एयर में थ्रू ग्लास। कहाँ से? ग्लास से। कौन से पॉइंट पर? एम पॉइंट पर, ठीक है। तो पहला रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ? एन पर। ये देखो ए बी इधर आके यहाँ है। और दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ? ये देखिए दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ बेटा? दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ कहाँ पर? एम पर हुआ, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे कि पहला जो अपवर्तन है वो पी क्यू नाम की भुजा पर एन पॉइंट पर हुआ, और दूसरा जो अपवर्तन है वो एम में हुआ। क्योंकि पहले अपवर्तन में क्या हुआ? हवा से कांच में आई प्रकाश किरण, और दूसरे अपवर्तन में कांच से हवा में आई। मतलब यहाँ कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? 2 बार। तो पेपर में आया कि कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ बोलोगे बेटा? बोलो यहाँ पे 2 बार क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। अब उसके बाद ध्यान देंगे बेटा आप सभी, for the first refraction the angle of incidence is I, while for the second it is I1. The angle of refraction at n is R. तो वो बाद में पढ़ते हैं। For the first refraction the angle of incidence is I, while for the second it is I1. दिख भी रहा है ना बेटा, मैंने बोला आने वाली किरण को I1 कहते हैं। तो पहला जो रिफ्रैक्शन हुआ वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। पहले अपवर्तन में आपतन कोण क्या है? I, और दूसरे अपवर्तन में आपतन कोण कौन है? I1। तो क्या बोल रहा है? पहला जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आए है, पहले अपवर्तन में आपतन कोण आए है, और दूसरा जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ वहाँ पे आने वाली किरण का एंगल क्या है? I1। तो ये बोला है, तो ये देखो वही बोला है। उसके बाद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट एन इज आर। आपको बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये जो वर्तित कोण है, ये दिख रहा है
ये आने वाली किरण का एंगल और ये जाने वाली किरण का एंगल, तो जाने वाली किरण के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वर्तित कोण। तो एन वाले साइड पे जहाँ पे वर्तन हुआ वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है बोलते हैं। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आने वाला कोण आपतन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी वर्तित कोण। वैसे इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं वर्तित कोण। ठीक है। अब नोट दैट I1 इक्वल्स टू आर, आपको बोल रहा है कि I1 और R जो है वो सेम है। कैसे I1 और R सेम है देख लेते हैं। नोट दैट I1 इक्वल्स टू आर, सही में I1 इक्वल्स टू आर है क्या बेटा, हाँ I1 और R सेम है। पता कैसे चला आपको कि I1 और R सेम है, नोट करो ये ऐसा Z बना रहे हैं, और आपने ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि जो एंगल भी ऐसा Z बनाते हैं उसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ R है और यहाँ I है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो हम बोलेंगे नोट दैट I1 इक्वल्स टू R। ठीक है। अब इन द सेकेंड रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज E विच इज इक्वल टू I। आपको बोल रहा है ये जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है, क्या बोल रहा है, सेकेंड रिफ्रैक्शन मतलब दूसरी बार जब परावर्तन हुआ तो दूसरी बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E है, और ये E बोलते हैं I से सेम है। ये E किससे सेम है, I से। तो आपको कैसे पता चला कि ये E I से सेम है, देखो ये दोनों एंगल सेम है। मैं बोलता हूँ कि R सेम है I1 से, वर्टिकली अपोजिट एंगल सपोज मान के चलो। तो याद रखो सभी अच्छे से, यदि मैंने बोला, समझ लो प्लीज़, आपको दिख भी रहा होगा कि यदि मैं इसको छिपाता भी हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए R इक्वल टू I1 है, ये अल्टरनेट एंगल है। लेकिन यदि मैं इस बीच वाले पोर्शन को हटाता भी हूँ, ये वाले पोर्शन को, ये देखो, यदि मैं कांच को छिपाता भी हूँ तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से I और E क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है, सेकेंड रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E है, जो किससे इक्वल है बेटा, I से। किससे इक्वल है, I से। ठीक है। अब ऑन बोथ पैरेलल साइड पी क्यू एंड आर एफ ऑफ द ग्लास स्लैब, ये देखो आप बोलोगे कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं सर, ये देखो ये वाला। तो ऑन, ये देखो, ऑन बोथ पैरेलल साइड्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस ऑफ द ग्लास स्लैब द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको बोल रहा है कि जब दोनों में रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन में दोनों जो है उनका जो साइज था वो सेम था। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि on both parallel side PQ and RS of the glass slab the change in direction of light rays is equal but in opposite direction। मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पैरेलल साइड, एक PQ पैरेलल है, ये देखिए एक PQ पैरेलल है और ये SR पैरेलल है, तो दोनों इसमें चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट सेम था, क्योंकि देखो ये भी इधर झुकी और ये भी इधर झुकी, यानी जो भी है कि देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। लेकिन अपोजिट मतलब क्या बोल रहा है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इक्वल, मतलब जो लाइट की डायरेक्शन चेंज होती थी वो इक्वल थी बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कैसे, ये दिख ही रहा है अपोजिट डायरेक्शन है, ये देखो ये इधर आ रही है नॉर्मल के तरफ, और ये देखो नॉर्मल से दूर झुकी झुकी दिख रही है आपको। मतलब ये देखो ये इधर झुक रही है, ये थोड़ी इधर झुक रही है, और ये काफ़ी दूर झुक रही है। देखो ये टूवर्ड्स नॉर्मल है, अवे नॉर्मल, मतलब क्या, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट थी। हाँ डायरेक्शन जो थी वो बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब लाइट रेज तो इक्वल थी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा बोल रहा है। मतलब ये जो पी क्यू है और ये एस आर है उसमें लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई वो तो सही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कैसे, ये देखो यहाँ एयर से ग्लास और यहाँ ग्लास टू एयर, मतलब डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। यहाँ लाइट रेज एयर से कहाँ आई, ग्लास में आई, और यहाँ ग्लास से कहाँ गई, एयर में गई। ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे बेटा। Thus the light rays MD emerging from glass slab is parallel, क्या बोल रहा है, Thus the light rays MD emerging from the glass slab is parallel to incident ray AN on the side PQ of slab but the emergent ray is somewhat displaced with respect to incident ray। इससे आपको ये समझता है कि ये जो M से MD लाइन है ये कहीं ना कहीं AN से पैरेलल है, लेकिन एक बात है कि MD AN के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन भटक गई है। तो ये बात सही है क्या कि ये पैरेलल है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यदि मैंने ये MD को बढ़ाया ना बेटा, तो ये देखो MD को बढ़ाने के बाद यदि मैं MD को बढ़ाता तो ये देखो MD ऐसी आएंगी। मैं स्केल नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं स्केल से आपको बताया रहता
ये देखो एम डी ऐसे सीधे आएंगे, तो ये दिख रही है ना, ये देखो इसके पैरेलल दिख रही है। मतलब क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो एम डी है वो ए एन से पैरेलल है, ए एन से क्या है, पैरेलल है। लेकिन एम डी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है, मतलब थोड़ा सा विस्थापित हो गई है, थोड़ा सा उसने अपनी डायरेक्शन क्या की है, चेंज की है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, बट द एमरजेंट रे इज समवट डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे इधर थी और एमरजेंट रे थोड़ी भटक गई है। देखो आपने बीच में कांच क्या रख दिया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। ये इधर से जानी चाहिए थी आर पार, लेकिन आर पार ये इधर से गई। मतलब बेटा क्या हुआ, बेटा इसने यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से गई, क्योंकि आपने बीच में कांच रखा। तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये देखिए, यूज़ योर ब्रेन पावर। विल लाइट ट्रैवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद द सेम वेलोसिटी एट इट्स ट्रेवल्स इन एयर। मतलब विल लाइट ट्रैवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद सेम वेलोसिटी एज इट ट्रैवल्स इन एयर। जितने स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है एयर में, उतने ही स्पीड से वो कांच में करता है क्या, ये बोल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप जितने स्पीड से पानी में दौड़ सकते हो उतने स्पीड से रोड पे दौड़ते हो, या जितने स्पीड से रोड पे दौड़ते हो उतने स्पीड से पानी में दौड़ सकते हो क्या, नहीं। तो इसका आंसर आएगा नो, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है कि हवा में प्रकाश का वेग और कांच में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया। क्या ऑल मीडिया में लाइट की स्पीड सेम है, क्या ऑल मीडिया में लाइट की स्पीड सेम है। तो हम बोलेंगे नहीं, हर मीडिया में लाइट की स्पीड अलग अलग है। हमारी स्पीड हर जगह सेम होती है क्या बेटा, नहीं होती है। हवा में यानी जैसे नॉर्मल रोड पे जाएंगे तो साइकिल की स्पीड हमारी अलग रहेंगी, पानी में एक आध बार जाओगे तो स्पीड कम होती है, मतलब नहीं। उसी प्रकार लाइट की भी स्पीड हर मीडियम में कैसी होती है, अलग अलग। प्रकाश का भी वेग हर माध्यम में कैसा होता है, अलग अलग। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा और इसको पढ़ लेंगे। थैंक यू।